हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाइए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं लेसन नंबर 2 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल हमारा खत्म हो चुका था। आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के बारे में, यानी कि इस थ्योरी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो सबसे पहली बात क्या हुई ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में, ये हमारा लास्ट मॉडल होगा। इसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। अब इसमें हुआ क्या, पहले इसमें आया लिबरलाइजेशन। अब बात है लिबरलाइजेशन क्या था, ग्लोबलाइजेशन क्या था, जहाँ पे पूरी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। अब बात है इकोनॉमी को ओपन करने से मतलब क्या है, पूरी इकोनॉमी को ट्रेड के लिए खोल दिया गया। यानी कि अब एक कंट्री दूसरी कंट्री में बिजनेस सेटअप कर सकती है, उसके साथ ट्रेड कर सकती है। यानी कि अब एक ही कंपनी के बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में रन किए जा सकते हैं इस थ्योरी के बाद। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो देखो लिबरलाइजेशन ओपनिंग अप ऑफ नेशनल मार्केट्स, यानी कि नेशनल मार्केट को ओपन कर दिया गया। ड्रॉज एडिशनल डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से क्या आना शुरू हो गया, एक तो डोमेस्टिक बिजनेस एक से फालतू कंट्रीज में रन होना शुरू हो गया, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई। अब एक सपोज करो कि कोई यूएसई कंपनी इंडिया में आकर ऑपरेट कर रही है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आएगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर, जिसका बेनिफिट क्या होगा वो हम समझेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो एक तो ये बेनिफिट होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, एंड इंक्रीजेस रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। इस तरीके से जो कैपिटल है और जो इन्वेस्टमेंट है एक कंट्री में इंक्रीज होगी। अब एक बात और समझते हैं, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी किसी कंट्री का राइज करता है उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। उसके बेनिफिट ये होते हैं कि पहली बात तो पैसा आ रहा है कंट्री के अंदर, वो भी फॉरेन से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। दूसरा, अगर कोई फॉरेन बिजनेस सेटअप होगा किसी और कंट्री के अंदर, इससे क्या बेनिफिट होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब एक सपोज करो अगर कोई बाहर की कंट्री इंडिया में आके ऑपरेट कर रही है तो उसे कहीं ना कहीं इंडिया के लेबर्स हायर करने पड़ेंगे, जिससे इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती नजर आएगी और इंडिया के लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा सकती है फिर इस तरीके से। तो ये सब क्या मिलते हैं बेनिफिट। इसके बाद जीडीपी ग्रोथ में क्या होता है वो समझते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ दिस इज इक्विवेलेंट टू रेजिंग डोमेस्टिक सेविंग रेट्स। जीडीपी ग्रोथ का सिंपल सा मतलब होता है कि सेविंग जो है वो किस रेट से बढ़ रही है। एक कंट्री की जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उसकी उतनी ही फालतू क्या होगी, इन्वेस्टमेंट्स, और जितनी फालतू इन्वेस्टमेंट होगी जीडीपी में ग्रोथ भी क्या होगा, उतना तेज़ी से होगा। तो ये होता है हमारा राज जीडीपी में ग्रो करने का, कि अगर सेविंग रेट अच्छी है, मतलब अगर सेविंग बढ़ रही है तो इससे ध्यान रखना, इससे बढ़ेगी क्या, इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, हमारा जीडीपी। और इसका उल्टा भी हो सकता है भाई, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर सेविंग कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी और जीडीपी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, तो विच इनहेंसेस कैपिटल लेबर रेशियोज। अब जिसकी वजह से क्या होता है, कैपिटल लेबर रेशियो भी बढ़ेगा एंड पर कैपिटा इनकम भी है वो भी क्या करेगी, राइज करेगी। जिनको नहीं पता, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक कंट्री के अंदर एवरेज अर्निंग कितनी चल रही है, यानी कि पर पर्सन अर्निंग क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। और जब पर कैपिटा इनकम राइज करता है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ देखी जा रही है, इसी वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। और यहाँ पे और क्या मिलता है हमें, पर कैपिटा इनकम राइज करेगा। दूसरा, कैपिटल पुअर डेवलपिंग कंट्रीज, और जो हमारी पुअर डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, इस तरीके से वो भी क्या होंगे, ग्रो करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन के, यानी कि ओपन मार्केट इकोनॉमी के बेनिफिट क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। पर इसे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है, वो कभी और देखेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारा पार्ट नहीं है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कैपिटल लेबर रेशियोज। अब ये कैपिटल लेबर रेशियो क्या है वो समझते हैं। तो द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल पर यूनिट्स ऑफ लेबर, यानी कि कितना कैपिटल चाहिए किस पे, एक यूनिट के लेबर पे, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल लेबर रेशियो। यानी कि कैपिटल का लेबर से कितना रेशियो बन रहा है, कितना कैपिटल चाहिए कितने लेबर्स के लिए, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैपिटल लेबर रेशियो बोलते हैं। अब एक पार्ट यहाँ पे क्या आया, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, बात आई ओपन इकोनॉमी क्या होती है। आपने ऊपर बोला कि हम इकोनॉमी को जब ओपन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन ये तो बताओ भैया ये क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है। देखो एक क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे एक कंट्री ने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है कि हम किसी भी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ना हम उससे ट्रेड करेंगे, ना हम वहाँ अपने डोमेस्टिक बिजनेस सेटअप करेंगे, ना हम वहाँ के बिजनेस यहाँ पे आने देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी, कि उसका जो है
पूरी वर्ल्ड से कोई भी किसी तरह का ट्रेड नहीं होगा, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ये चीज़ ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो एन इकोनॉमी इन विच देयर इज नो फॉरेन ट्रेड, किसी भी तरह की फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं होती है, और अदर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट, और किसी भी तरह के इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं डेवलप किए जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। सपोज करो, मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रीवियस वीडियो में, चाइना ने कुछ टाइम के लिए ऐसा किया था कि चाइना ने अपने आप को आइसोलेट किया। उसने क्या बोला कि हम जो है जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो अपने दम पे करेंगे, हर एक चीज़ का प्रोडक्शन अपने आप करेंगे और अपने आप क्या बनाएंगे? सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से उसने क्या किया था? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपने आप को काट लिया था, ना कोई ट्रेड करी बाकी कंट्रीज के साथ, ना कोई इन्वेस्टमेंट करी, ना कोई इन्वेस्टमेंट मंगवाई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्लोज्ड इकोनॉमी। अब एक पार्ट हमारा क्या आता है? ओपन इकोनॉमी का। अब ओपन इकोनॉमी क्या है कि एक इकोनॉमी जो प्रैक्टिस करती है ऐसी चीज़ों को कि वो फॉरेन ट्रेड भी एक्सेप्ट करती है, कि भाई कोई भी बिजनेस उसके अपनी टेरिटरी के अंदर आके बिजनेस सेटअप कर सकता है, यानी कि अपनी ब्रांच सेटअप कर सकता है, और यही नहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। दूसरा, वो कंट्री भी चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। ये किसका केस है? ओपन इकोनॉमी का। तो एन इकोनॉमी दैट प्रैक्टिसेस फॉरेन ट्रेड, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं फॉरेन ट्रेड को भी, एंड हैज़ एक्सटेंसिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कॉन्टैक्ट्स, और बाकी वर्ल्ड से उसके फाइनेंशियल कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे हैं, ठीक है, और बिजनेस के कॉन्टैक्ट्स भी क्या हैं? काफ़ी अच्छे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी, यानी कि जो ट्रेड करती है बाकी कंट्रीज़ के साथ, और जो ट्रेड नहीं करती उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये तो हमारा एक सिंपल सा पार्ट था किस चीज़ का, कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, और लिबरलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अब थोड़ी सी बात मैं डिसएडवांटेज के ऊपर भी कर लेता हूँ। अब बात ही में लिबरलाइजेशन डिसएडवांटेज क्या है? एक तो सबसे पहली बात, डोमेस्टिक बिजनेसेस को कंपटीशन झेलना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर, हो सकता है उसके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हो, एडवांस स्किल हो, जिसको लेके किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो अगर वो सेम प्रोडक्ट और वो सेम सर्विसेज डोमेस्टिकली भी अगर जनरेट की जाती है तो उसको कहीं ना कहीं हार्म पहुंच सकता है। जैसे चाइना की वजह से इंडिया के बहुत सारे बिजनेस को हार्म पहुंचता है। क्यों? क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेम प्रोडक्ट इंडिया में बहुत महंगे रेट पे मिलते हैं अगर आप इंडिया कंट्री खरीदोगे तो, और चाइना वाले बिल्कुल सस्ते में बेच देते हैं, ठीक है। अब आप सोच के देखो, जो दिवाली पे लाइट्स लगाते हैं हम लोग, वो अगर लाइट्स, ठीक है, इंडिया की कंपनी खरीदोगे, यानी कि डोमेस्टिक कंपनीज के आप बाय करोगे तो आपको महंगे पड़ेंगे, लेकिन वो कितने मिल जाते हैं? बिल्कुल सस्ते में, ठीक है। पर वो होता क्या है कि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी के होंगे वो चलेंगे साल 2 साल 3 साल ऐसे चलेंगे, लेकिन जो उनकी कंपनी होंगे वो 4 दिन चलेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। कुछ के तो बता रहे कि दिवाली की रात में फ्यूज़ हो गए। तो ये सारे सिस्टम होते हैं किसके साथ? बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो कई बार क्या होता है, कंपटीशन राइज कर जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से डोमेस्टिक बिजनेसेस को खतरा होता है जब भी फॉरेन इन्वेस्टर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। तो अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? वो है सोलो नियोक्लासिकल ग्रोथ मॉडल। अब ये ग्रोथ मॉडल क्या है वो समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब जो ग्रोथ हो वो डिमिनिशिंग रेट से हो। अब बात ये डिमिनिशिंग रेट क्या है समझाता हूँ मैं आप लोगों को। एक समझते हैं, प्रोडक्शन जो है ना 3 तरीके से होता है। एक ग्राफ समझते हैं उससे पहले। मान लो मैंने ग्राफ बनाया, ये यूं, ठीक है। अब एक बात समझना, जब भी यहाँ पे 3 तरह के ग्राफ बन सकते हैं। 3 तरह के ग्राफ कैसे बना सकता हूँ मैं? एक थोड़ा स्पेस लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक बार। अगर कोई भी ग्राफ यूं बनता है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना। क्योंकि इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ बढ़ रही है लेकिन बढ़ते रेट से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको नंबरों में समझाता हूँ इस चीज़ को। सपोज करो पहले मैंने कोई 2 रकम ले ली, फिर अभी 2 से 4 हो गई, फिर ये 8 हो गई, ठीक है, फिर इस तरीके से ये हो गई 14। अभी देखो ये बढ़ तो रही है, पर ये बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट से। पहले 2 से बढ़ी, फिर 4 से बढ़ी, फिर 6 से बढ़ी। तो इसे बोलते हैं बढ़ना, तो ऊपर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। इसका ग्राफ क्यों बनता है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने का? फिर एक होता है हमारा क्या, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट रेट। और इसके अलावा तीसरा होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट, कि अभी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। वही सेम काम यहाँ पे होता है प्रोडक्शन लेवल पे। जब भी हम स्टार्टिंग में एडिशनल आउटपुट पुट करते हैं ताकि हम अपनी प्रोडक्शन को राइज कर सके, तो कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में जब डेवलप बढ़ती है तो बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट से। तो यहाँ तक बढ़ी इंक्रीजिंग रेट से, इसके बाद वो बढ़नी शुरू हो गई डिक्रीजिंग रेट से। लेकिन जब आप एक्सेसिव कैपिटल लगा दोगे, एक्सेसिव आउटपुट इनपुट लगा दोगे, तो वो चीज़ घटनी शुरू हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग रेट। कि पहले तो बढ़ रही थी इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से, और फिर क्या हो गई? गिरनी शुरू हो गई, फॉल करनी शुरू हो गई। यानी कि प्रोडक्शन अब बढ़ नहीं रहा, उल्टा घट रहा है एक्स्ट्रा इनपुट डालने की वजह से। मैं आपको इसका एग्जांपल एक सिंपल देता हूँ। सपोज करो एक मशीन है, एक मशीन में
एक सिंपल एक मशीन है, उसे कुछ ही लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मैं उस मशीन में उससे फालतू लोग डाल के प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करूँ, क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अगर मैं एडिशनल लेबर लगा भी देता हूँ तो उससे होगा क्या, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी चली जाएगी उस काम की। वो जो एक्स्ट्रा लेबर होंगे वो डिस्टर्ब कर देंगे बाकी सबके काम को, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो काम है जो पहले भी हो रहा था वो भी नहीं होगा, आउटपुट उल्टा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो वही सेम चीज़ है, तो इनपुट उतना ही डालो जितना आप आउटपुट जनरेट मैक्सिमम कर सकते हो। अगर आप और इनपुट डालने की कोशिश करोगे ताकि आउटपुट और बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको और भी फैक्टर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, वरना क्या होगा, आउटपुट बढ़ने के बजाय गिर जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है, पहले बढ़ा इंक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ा हमारा यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से, और फिर घटना शुरू हो गया। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो मॉडल इन विच देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जहाँ पे रिटर्न कैसे आते हैं, डिमिनिशिंग, यानी कि रिटर्न जनरेटिव और रिटर्न्स कम हो रहे हैं, घट रहे हैं रिटर्न्स, तो ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, बट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पर जो रिटर्न है वो क्या है हमारा, कांस्टेंट है। एक्सोजेनियस टेक्नोलॉजिकल चेंज जनरेट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ऐसा होता है क्यों, समझते हैं कुछ। एक तो पहली बात, आपने एक्सेसिव रिसोर्स यूज़ कर लिए ताकि आप डेवलपमेंट कर सको, लेकिन दिक्कत है एक्सेसिव रिसोर्स, एक्सेसिव इनपुट डाल दिया और कुछ को रखा हमने कांस्टेंट। जैसे मैंने भी आपको मशीन वाला एग्जांपल दिया था, अगर उस बिजनेस को डेवलप करना ही है तो वो एक मशीन से इंक्रीज करके एक और मशीन लगा ले, वहाँ लगा ले और लेबर, तब तो चांस भी है प्रोडक्शन बढ़ने के। लेकिन अगर आप एक ही मशीन पे खामखा और ज़्यादा रिसोर्स लगाते रहोगे और ज़्यादा लेबर लगाते रहोगे, उससे प्रोडक्शन राइज नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, और ऐसे ही हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना क्यों है। हमेशा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। जिस कंट्री के पास जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उसका फर्दर ग्रोथ भी क्या होगा, उतनी तेज़ी से होगा। यानी कि जिसको जितनी तेज़ी से ग्रो करना है उसको अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना पड़ेगा उसी हिसाब से। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंट्री अगर वो यूज़ करती है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, तो उसे कहीं ना कहीं वो कंट्री जो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो करेगी। तो ये एक रीज़न आता है यहाँ पे। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगला पॉइंट, जैसे ये एक हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू k की पावर अल्फा ब्रैकेट में al 1 माइनस अल्फा। अब सबने अल्फा पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गामा, है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब सुन लो, इसको अल्फा का सिंबल बोलते हैं। अब ये पे है क्या, ये डिनोट कर रहा है अलग अलग चीज़ों को। जैसे y हमारा क्या होता है, y होता है हमारा यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी, है ना। इसी से हम नेशनल इनकम भी निकालते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी नेशनल इनकम चल रही है। जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, और अगर जीडीपी डेप्रिशिएट करती है, कम होती है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिकली हम भी जो है वो वीक पड़ते जा रहे हैं। अगर मैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, ठीक है, जितनी भी गुड्स और जितनी भी सर्विसेज एक कंट्री के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है, उन सबकी फाइनल वैल्यू का सम, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। काफ़ी बार बताई मैंने इसकी डेफिनेशन। तो जीडीपी हमारा कहाँ से डिनोट होगा, वाई से। कि हमारा क्या होता है, स्टॉक ऑफ कैपिटल, ये कितना कैपिटल हमने लगा रखा है, कितनी इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है। और ये चीज़ ध्यान रखना, स्टॉक ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट निकलती है कि हम कैपिटल में चेंज किस हिसाब से कर रहे हैं। सपोज करो स्टॉक ऑफ कैपिटल अब मेरे पास है, मान लो किसी कंट्री में है 1 लाख करोड़ का, इसका मतलब फिलहाल जो है इतना पैसा इन्वॉल्व हो रखा है एक कंट्री की जीडीपी में। और अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ फर्दर, सपोज करो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया यहाँ पे 10,000 करोड़ का, तो अभी कितना हो जाएगा, 1,10,000 करोड़। तो ये जो हमारा है ना अमाउंट, ये हमारा क्या होता है, फर्दर इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेल्टा के। अब जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जो यहाँ पे ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी कि जो लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे आ रही है, क्या वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, क्या वो अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कौन डिनोट करता है यहाँ पे, ए डिनोट करता है। तो ए रिप्रेजेंट प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो बस बाकी सारे पार्ट हो गए। और एल हमारा क्या है यहाँ पे, एल है लेबर। तो एल है लेबर और ए क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे नोट क्या है, अल्फा इज एज्यूम टू बी लेस देन 1। अब यहाँ पे लेस दैट होने का, एक मिनट रुकना, यहाँ पे आएगा लेस देन 1। जो अल्फा है उसके लिए क्या होगी, लेस देन 1। एंड प्राइवेट कैपिटल इज एज्यूम टू बी पेड इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट सो दैट देयर आर नो, एक मिनट, सो दैट देयर आर नो एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एंड दिस फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूक्लासिकल ग्रोथ थ्योरी इल्ड्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब ये पूरा डेफिनेशन क्या है कि जो अल्फा है उसको मैं लेस देन 1 मान रखा है, और जो प्राइवेट कैपिटल है इसको हम पहले से ही मान के चल रहे हैं वो किसके बराबर है, मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर है, ताकि और एक्सटर्नल इकोनॉमीज किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो कैसी है, डिमिनिशिंग ग्रोथ है।
यानी कि ग्रोथ हो तो रही है पर डिक्रीजिंग रेट से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। यानी कि बार बार जो ग्रोथ का रेशियो है वो कम होता जा रहा है। सिर्फ किस चीज़ की वजह से? क्योंकि हम लोग हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस ना कर रहे हों, एक्स्ट्रा कैपिटल यूज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा इनपुट्स यूज़ कर रहे हो, पर उसकी जरूरत भी वहाँ पे ना हो, तो इस चीज़ की वजह से। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, तो न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी इल्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो बोथ टू कैपिटल एंड लेबर। और वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? एक तो कैपिटल पे पड़ रहा है, जो भी हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर, दूसरा हमारा पड़ रहा है लेबर्स के ऊपर। अब इसके बाद नोट 2 में क्या है, इन सोलो न्यू क्लासिकल मॉडल सेम लेवल ऑफ इनकम पर वर्कर। एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे, अगर सोलो न्यू क्लासिकल मॉडल पर बात की जाए तो यहाँ पे जो इनकम लेवल होता है वो क्या होता है? पर वर्कर का सेम होता है, यानी कि सबको सेम लेवल के वेजेस दिए जाएंगे, किसी के वेजेस में चेंजेस नहीं होंगे। और अदर थिंग्स इक्वल, पर्टिकुलरली सेविंग रेट्स, सेविंग रेट को हम इक्वल मानेंगे। डेप्रिसिएशन मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में क्या होता है, ठीक है, ये भी काउंट किया जाएगा। और लेबर फोर्स ग्रोथ जो है वो किस हिसाब से हो रही है वो भी देखा जाएगा इस पूरे फंडामेंटल के अंदर। यानी कि हमने ये चीज़ देखी कि ट्रेडिशनल नियो क्लासिकल अप्रोच क्या बोलती है कि अगर हमें ग्रो करना है इंक्रीजिंग रेट से, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी को एडवांस करना पड़ेगा, ताकि जो पीपल्स या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम उससे आगे निकल पाए। तो टाइम टू टाइम रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हम फर्दर ग्रो करें, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हम फ्यूचर में ग्रो करते हैं। अगर हम अभी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करें और अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे और किसी और ने अपडेट कर लिया तो हमसे क्या निकल जाएगा? आगे निकल जाएगा। इसलिए हमेशा जो है अपडेशन बहुत ज़रूरी है अगर हमें ग्रो करते रहना है तो, वरना हम किस में चले जाएंगे? डिमिनिशिंग रेट से ग्रो करना शुरू कर देंगे, यानी कि हमारी ग्रोथ रेट हमेशा कम होती रहेगी टाइम के साथ। तो ये था हमारा आज का वीडियो कंसेप्ट जो हमारा खत्म हो गया है। इसमें हमने क्या पढ़ा? एक तो सोलो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल क्या होती है, जो पार्ट किसका था? ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी का, जिसमें हमने एक तो ओपन इकोनॉमी भी देख ली, क्लोज्ड इकोनॉमी भी देख ली और लिबरलाइजेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी देख लिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के बारे में। अभी कुछ इंप्लीकेशंस बाकी हैं, कुछ कंक्लूजन्स बाकी हैं, मतलब एक वीडियो में आपसे और बनाऊंगा मैं इस चैप्टर के ऊपर, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को समअप कर देंगे और वहाँ पे हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। अब जिसको जो उतारना बोर्ड में से उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। और हाँ, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन ध्यान रखना, ठीक है, जो क्या दिखाता है यहाँ पे? डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न्स। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।